नमस्कार। आइए आज हम लोग चैप्टर 4 देखते हैं। ये क्लास 7 का सामाजिक एवं राजनीतिक जो पुस्तक है उसका चैप्टर 4 है। इसमें लड़कियों और लड़कियों दोनों के बीच जैसे वो बड़े होते हैं और किस तरह के वातावरण में वो जीते हैं और क्या असमानताएं उनमें बढ़ने के साथ पैदा होती हैं, किस तरह की परिस्थितियां उनको अलग अलग समाज द्वारा दिया जाता है, परिवार द्वारा दिया जाता है, जिसके कारण उनकी सोच में, उनके कार्यशैली में और साथ ही उनके व्यक्तित्व में जो प्रभाव या अंतर आता है, उसी के बारे में ये चैप्टर बताता है। इसमें दो एग्जाम्पल हैं, एक समोआ द्वीप का और दूसरा मध्य प्रदेश का 1960 के दशक का। दोनों में महिला अर्थात लड़के और लड़कियों को किस तरह से पाला जाता है और उसके बाद जो अंतर आता है उसके बारे में बात की गई है। समोआ द्वीप की अगर बात करें तो छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे और ये जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी, जो प्राय स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता तो वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना आदि। अगर लड़कियों की बात करें तो लड़कियां जब 13-14 साल की हो जाती थी तो फिर वो भी मछली पकड़ने, बागानों में काम करने, डलिया बुनना सीखने, खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में होता था, जहाँ लड़कों को ही अधिकांश काम करना पड़ता था, लड़कियां उनकी मदद करती थी। अर्थात कहें तो दरअसल ये समोआ द्वीप का एग्जाम्पल ये बताता है कि लड़कों और लड़कियों को जिस तरह की परवरिश शुरुआत से मिलती है, उसी तरह से उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। जहाँ एक और लड़कों की बात है, वो 9 वर्ष के बाद ही बड़े लड़कों के समूह में शामिल हो जाते हैं और बाहर का काम सीखते हैं। लड़कियों के लिए 13-14 साल की उम्र सीमा रखी गई है, लेकिन यहाँ इस बात पर भी बात की गई है कि लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था, खाना पकाने का, अलग से बनाए गए रसोई घरों में लड़कों को अधिकांश काम करना होता था, जहाँ लड़कियाँ उनकी मदद करती हैं। तो ये एक्चुअली में इस बात की ओर तस्दीक करता है कि अगर दोनों को एक समान वातावरण, एक तरह की परवरिश दी जाए तो जो लिंग असमानता समाज में है उसको कम किया जा सकता है। साथ ही पुरुषवादी सोच को कम करके महिलावादी सोच का विकास किया जा सकता है। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश की बात है, ये भी एक एग्जाम्पल है। इसमें बताया गया कि स्कूल के बीच में एक आंगन होता था, जहां लड़कियां बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। सुरक्षा, एक ऐसा समाज जहां लड़कियों को अधिक सुरक्षित रखने की भावना शुरुआत से ही जन्म लेती है और ये एक तरह से लड़कियों के मन में डर उत्पन्न करता है कि उनको सुरक्षित रहना है। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान जो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को सकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई लड़कियां बड़ी गंभीर दिखाई देती थी, शांत। ये बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए, साइकिल चलाने के करतबों को आजमाने के लिए, जबकि लड़कियां गली से सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियां हमेशा समूहों में जाती थी। ये डर की बात है, शायद उनके मन में ये डर रहता था कोई उन्हें छेड़ न दे या उन पर हमला न कर दे। ये अंतर बताता है कि शुरुआत से ही अगर लड़के और लड़कियों को एक समान परवरिश दी जाए तो दोनों में विकास जो होगा वो बराबर सोच का होगा। अगर शुरुआत से हम लोग देखते हैं तो दोनों को अलग तरह से पाला जाता है। लड़कियों को खिलौने दिए जाते हैं, गुड़िया दिए जाते हैं, जबकि लड़कों को गाड़ियाँ दी जाती हैं। खिलौने बच्चों को ये बताने के माध्यम होते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग है। अर्थात शुरुआत से ही भारतीय समाज और परिवेश में इस बात को रेखांकित कर दिया जाता है कि लड़कियां बड़ी होंगी तो क्या होंगे और लड़के बड़े होंगे तो क्या होंगे। उन्हें प्रायः प्रतिदिन छोटी छोटी बातों में उनके अंतर को बनाए रखा जाता है,
जैसे लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन सा खेल खेलें, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए, लड़कों को रौब से बात करनी चाहिए। जब वे बड़े होकर स्त्री पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। ये बात शुरुआत से ही उनको बताया जाता है। तो ये परवरिश या समाज जो लड़कियों को लड़कों को जो अंतर रखता है, यही बाद में लिंग भेद का विकास का एक कारण बनता है। दूसरी ओर उनके काम का मूल्य, घरेलू काम का मूल्य। ज़्यादातर घर के काम स्त्रियां करती हैं, लेकिन इसके लिए उनको पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता है, यहाँ तक कि ये जीडीपी में भी काउंट नहीं होता है। जबकि अगर यही किसी महिला या किसी पुरुष को इस घरेलू कार्य के लिए रख दिया जाए तो उनको अच्छी खासी सैलरी दी जाएगी और वो काम जीडीपी में जुड़ेगा। तो इस काम का आकलन करना भी भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ समाज में महिलाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक हो सकता है, महत्वपूर्ण है। घर पर जो कार्य करने वाले का जीवन होता है, जैसे वो झाड़ू लगाती हैं, सफाई करती हैं, कपड़ा और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों को देखभाल करना, ये अधिकांश काम स्त्रियों द्वारा किए जाते हैं। वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित होते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत अधिक शारीरिक श्रम लगाना पड़ता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की जरूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती है वो भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आम तौर पर यह सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। इस तरह से महिलाओं द्वारा जो शारीरिक श्रम किया जाता है उसकी तुलना भी पुरुषों से करके उसको कमतर माना जाता है। अर्थात कहें तो महिलाओं द्वारा किए जाने वाले शारीरिक श्रम को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। महिलाओं को काम और समानता, काम महिलाओं के द्वारा जो काम होता है उसको समान देखने की जरूरत है, जबकि स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था भारत के समाज में विद्यमान है। इसके लिए कई कार्य किए गए हैं, जैसे संविधान। हमारा संविधान ये कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 15 में इस बात को दर्ज किया गया है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकार के तहत यह अधिकार दिया गया है कि लिंग भेद नहीं हो सकता है, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद होता है और सरकार इसके कारणों को समझने के लिए इसकी स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घरों के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर पड़ता है। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी, यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्य क्षेत्र चुनेंगी। पूरे देश में कई गाँवों में सरकार ने आंगनबाड़ियों और बालवाड़ियाँ खोली है। शासन ने अर्थात सरकार ने एक कानून बनाया है जिसके तहत किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक होने पर उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी। कारखाना अधिनियम के तहत में इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, जहां अगर महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक हो तो वहां पर क्रैश या बालवाड़ी की सुविधा हो। इस तरह महिलाओं को घरों से बाहर काम करने के लिए सुरक्षा और प्रोत्साहन दोनों देने की व्यवस्था सरकार करती है, ताकि महिला और पुरुष के बीच में जो काम का अंतर रखा जाता है उसको कम किया जा सके और लिंग भेद के दंश को समाज में कम किया जा सके। तो ये चैप्टर दरअसल महिलाओं के वर्तमान सामाजिक स्थिति की ओर इंगित करता है। साथ ही इसमें दो बातों की ओर बात की, मतलब इसमें जो समस्याएं दिखाई गई हैं महिलाओं को लेकर वो कई तरीके से है। जैसे दोनों की परवरिश किस तरह से होती है, शुरुआत से ही उनको अलग अलग क्षेत्र में दिखाया जाता है और उनको अलग अलग तरह के खिलौने दिए जाते हैं, अलग अलग काम दिए जाते हैं, जो शुरुआत से ही उनके मन में, बच्चों के मन में लिंग भेद के विकास का वाहक बनता है। काम में भी उनके काम को कोई मूल्य नहीं दिया जाता है, उनके कामों में कोई समानता नहीं है।
सरकार इस ओर प्रयास कर रही है, इस बात पर भी ध्यान दिया गया है इस चैप्टर में। उसमें दो बातें कही गई हैं, एक संविधान के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, इसमें मौलिक अधिकार और डीपीएसपी दोनों हैं, अर्थात नीति निर्देशक तत्वों में भी महिला कल्याण की बात है और मौलिक अधिकार में भी लिंग भेद को बिल्कुल खत्म करने की बात की गई है। साथ ही सरकार के उन कार्यक्रमों का भी जिक्र है जो महिलाओं के विकास के लिए प्रोत्साहित करती हैं, जैसे महिलाओं के काम करने को लेकर जो सुविधा हो उसको लेकर आंगनवाड़ियाँ और बालवाड़ियाँ, क्रैश की सुविधा, ये कारखाना अधिनियम, इन सब में ये व्यवस्थाएं की गई हैं। तो इस चैप्टर को महिलाओं के विषमता, उनको लेकर जो समस्याएं आती हैं और सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, इसको हम लोग 3 भागों में देख सकते हैं। एक संविधान, दूसरा संस्थाएं जो निर्माण की गई हैं जैसे महिला आयोग इत्यादि, और सरकार के कार्यक्रम। इसके आधार पर जो है महिलाओं को लेकर जो सुधार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसकी गणना की जा सकती है। धन्यवाद। अगले चैप्टर में हम लोग फिर इसके अगले चैप्टर को देखेंगे।